रिएक्शन पर। तो नेमिंग रिएक्शन सबसे पहले मैं एक तरफ से स्टार्ट करूंगा, आराम से करवाऊंगा ताकि आप इसको नोट भी करते चलें और मैं आपको इसके नोट्स खुद भी प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है ना। तो पहली नेमिंग रिएक्शन जो आती है वो आती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी आती है आपकी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सबसे पहली रिएक्शन जो आती है। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है, ये 2 प्रकार की होती है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। पहली कौन सी है आपकी? पहली होती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पहली रिएक्शन आपकी होती है, मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, एडिशन करवाते हैं एल्काइल ग्रुप का, किसमें? बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग हमारे पास होती है और इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं एल्काइल किसके साथ? हैलाइड के साथ, ठीक है ना। और किसकी प्रेजेंस में होती है? लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, AlCl3 की प्रेजेंस में। ये AlCl3 क्या करता है, यहां से इस Cl- को निकाल लेता है। Cl- जैसे यहां पर निकलता है, यहां बचा हुआ रह जाता है R+। ये R+ क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पर जाकर अटैक करता है। इस बेंजीन रिंग पर जाकर जब अटैक करता है तो एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पर आकर जुड़ गया, यहां पर एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये कहलाता है आपका यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या कहलाता है आपका? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पर नोट करने हैं कि यहां पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो आपका यहां पर होता है कार्बोकैटाइन। और कहीं भी अगर आपका कार्बोकैटाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट काम कर रहा है, कार्बोकैटाइन अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका रीअरेंजमेंट वहां पर होगा ही होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अभी मैं स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझाने पर ध्यान दे रहा हूं जल्दी जल्दी में, तो आप ये मत सोचना कि इन्होंने क्या लिख दिया। ये आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, पूरी साल आपको पढ़ते हुए हो गई और ज्यादा ही समय हो गया, 1 साल से 2 बार तो नीट का एग्जाम ही पोस्टपोन्ड हो गया आपका बार बार, ठीक है ना, इस वजह से। अच्छा, जब भी आपका एल्काइलेशन होगा, कार्बोकैटाइन है तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद पहले कार्बोकैटाइन अपने आप को स्टेबल करता है और उसके बाद जाकर यहां पर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। पॉइंट नंबर 2, बताइए आर ग्रुप क्या लगाते हैं? अभी मैंने आपको लगाया कि आर ग्रुप अगर आकर लग रहा है तो ये रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, +R इफेक्ट लगाते हैं। रिंग एक्टिवेटिंग है तो अगर रिंग एक्टिवेटिंग है तो क्या पॉली एल्काइलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पॉली एल्काइलेशन टेक प्लेस, पॉली एल्काइलेशन टेक प्लेस, मतलब यहां पर पॉली एल्काइलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आर ग्रुप आकर लगा उसने रिंग को और ज्यादा एक्टिवेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यहां पर ये कार्बोकैटाइन उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पीछे दौड़ा चला आ जाएगा और बार बार यहां पर क्या करेगा? अटैक करता रहेगा। कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो पहली रिएक्शन आपकी खत्म होती है। दूसरी रिएक्शन होती है यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद आता है आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते हैं? बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ? बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम करवाते हैं एल्काइल क्लोराइड के साथ, सॉरी एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड, एसिड का डेरिवेटिव होता है RC++Cl, यहां पर इसके साथ करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? वही आपका लुईस एसिड AlCl3। इसका काम क्या है? यहां से बेंजीन को खींच लेना, और सॉरी क्लोरीन को खींच लेना। जैसे यहां से ये क्लोरीन को खींचेगा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जाकर आपका अटैक कर देगा बेंजीन रिंग पर। ये आपका फॉर्मेशन हो जाती है, यहां पर एडिशन हो जाता है एसाइल ग्रुप का। ये ग्रुप क्या कहलाता है आपका? एसाइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? एसाइल ग्रुप आपका कहलाता है। यहां पर अटैक हो गया इसका, एसाइल ग्रुप जाकर ऐड हो गया। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखनी है? क्या यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन होता है? नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पर क्या होता है? एसाइलियम आयन होता है। ये एसाइलियम आयन क्या होता है आपका? ये होता है, ये आपका एसाइलियम आयन यहां पर कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? एसाइलियम आयन होता है। ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह यहां पर ये काम करता है, ठीक है ना। एसाइलियम आयन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। अगर ये एसाइलियम आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो क्या पॉली एसाइलेशन यहां पर होगा? नहीं, क्योंकि पॉली एसाइलेशन बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप जो होता है वो रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। देखो यहां पर इसके पास पाई बॉन्ड है ना, और अभी मैंने आपको बताया था जिसके पास भी पाई बॉन्ड होगा वो यहां पर रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो पॉली एल्काइलेशन यहां पर होगा,
पॉली एसाइलेशन यहां पर होगा? नहीं, पॉली एसाइलेशन यहां पर नहीं होगा। तो यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? जब कार्बोकेटायन ही नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट कैसा होगा? तो रीअरेंजमेंट भी आपका नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन आपकी खत्म हो गई। एक चीज और याद रखना कि कौन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है। अगर बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो मेटा डायरेक्टिंग है तो वो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देगा। इस चीज को याद रखना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पर लगा हुआ होता है तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देता है। अगर यहां पर ये देखो NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है तो ये भी फ्रीडल क्राफ्ट को नहीं देगा। अब आप कहोगे कि NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग तो होता नहीं है, तो इस वजह से आपका नहीं देता, क्योंकि यहां पर आप AlCl3 यूज कर रहे हो और AlCl3 क्या है? अपने आप में एक लुईस एसिड होता है। वो यहां पर NH2 के यहां नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसके ऊपर जाकर अटैक कर देता है, और जब इसके ऊपर जाकर अटैक कर देगा ये AlCl3 तो जो ग्रुप बनकर तैयार होता है वो ओवरऑल कैसा हो जाता है? आपका यहां पर मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, जिस वजह से ये भी आपका यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पहली आपकी नेमिंग रिएक्शन खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं आपकी दूसरी नेमिंग रिएक्शन पर। दूसरी नेमिंग रिएक्शन क्या होती है? आपकी बुर्ज रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? आपकी बुर्ज रिएक्शन आपकी होती है। बस आप मेरे साथ अब चलते रहिए। अब आपकी सारी नेमिंग रिएक्शन एक बार में खत्म करने के बाद ही सांस यहां पर ली जाएगी, ठीक है ना? बुर्ज रिएक्शन आपकी होती है, ठीक है ना? बुर्ज रिएक्शन कब होती है आपकी? यहां पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं। RX एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। यहां ये जो सोडियम है, सोडियम वो क्या करता है? 2 मोल एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन देता है। 2 मोल एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना? यहां पर तो 2 Na की जरूरत पड़ेगी। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? प्लीज बता दो ना। तो हम कहेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सोडियम रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होता क्या है यहां पर? ये सोडियम जो है यहां एल्काइल हैलाइड के 2 मोल से क्या लेकर निकल जाता है? यहां पर ये निकल जाता है आपके हेलोजन को, ठीक है ना? यहां से ये हेलोजन निकल जाती है NX के रूप में, और ये जो बचे हुए R होते हैं ये आपस में कपलिंग कर लेते हैं और बना लेते हैं यहां पर R सिंगल बॉन्ड R। क्या बना लेते हैं? R सिंगल बॉन्ड R बना लेते हैं, और ये बनकर तैयार हो जाती है आपकी एल्केन। मतलब बुर्ज रिएक्शन में क्या बनता है? आपका एल्केन की फॉर्मेशन होती है। यहां पर जो मैकेनिज्म यूज होती है वो आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। इसको याद रखेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यहां पर क्या नहीं बना सकते? तो CH4 यहां पर आप नहीं बना सकते। और यहां पर क्या बनता है आपका? हमेशा एल्केन बनती है। और कैसी एल्केन बनती है? सिमेट्रिकल इवन कार्बन की एल्केन बनती है। कैसी एल्केन बनेगी? हमेशा ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि बुर्ज रिएक्शन में जो एल्केन बनाना आप पसंद करते हो वो एल्केन कैसी होनी चाहिए, तो आपकी सिमेट्रिकल एंड इवन कार्बन की होनी चाहिए। इवन कार्बन की आपकी एल्केन होनी चाहिए। ये 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इसके बारे में वो ये याद रखना है यहां पर कि आपका यहां पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यहां पर बुर्ज रिएक्शन नहीं देता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यहां पर बुर्ज रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना? आ जाओ यहां पर, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना? यहां पर रिएक्टिविटी भी पूछी जा सकती है कि आपकी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बुर्ज रिएक्शन क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, रिएक्टिविटी यहां लिखवा दे रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होती है वो आपकी RI होती है, फिर आपका RBr होता है, फिर आपका RCl होता है, और फिर आपका होता है RF। सबसे कम किसकी होती है? RF की होती है। कौन सा एल्काइल हैलाइड बुर्ज रिएक्शन को यहां पर जल्दी देगा? तो वो देता है आपका RI, ठीक है ना? फिर कौन देता है? RBr देता है। ये ध्यान रखना, जो हेलोजन जल्दी निकल कर जाएगी यहां से वो उतनी ही जल्दी यहां पर बुर्ज रिएक्शन को शो करेगी। तो यहां पर बॉन्ड कौन सा जल्दी टूटना आसान होता है आपका? यहां पर R और I के बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड इजीली यहां पर ब्रेक हो जाता है और बुर्ज रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि बुर्ज रिएक्शन में सोडियम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या लेते हैं? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपका लेते हैं। लेकिन याद रखना, यहां जो एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो वो एलिफेटिक है। ध्यान देना मेरी बात, अगर यहां पर एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड की जगह मैं अगर यहां पर R ग्रुप को एरोमेटिक कर दूं,
तो यहां पर यही रिएक्शन जो बुर्ज रिएक्शन आप पढ़ रहे हो वो बदल जाती है किसमें, आपकी फिटिंग रिएक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। क्या होती है यहां पर फिटिंग रिएक्शन, तो मैंने जोड़कर आपका उसी से याद करवा दिया आपका कि फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। तो सेम वैसी आपकी होती है जैसे कि आपकी बुर्ज रिएक्शन हो रही थी, ठीक है ना। तो होता क्या है बस यहां पर कि आपका एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड आप यहां पर ले लेते हो। ये मान लीजिए वहां पर RCl ले रहे थे तो वो एलिफेटिक था, लेकिन अगर आपने यहां पर ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग वहां पर लगा दी R की जगह पर, तो यहां पर इसके भी 2 मोल होंगे और ये 2 मोल Na के साथ रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेगा तो बताइए होता क्या है, R ग्रुप यहां पर ये जो Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ चला जाएगा। बचेगा कौन, ये बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग क्या करेगी, अपनी जैसी बेंजीन रिंग के साथ गुट्टर गुं कर लेगी और गुट्टर गुं करके क्या बना लेगी यहां पर ये बन जाएगा आपका बाइफेनाइल बन जाएगा आपका। समझ में आ गया ना। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, फिटिंग रिएक्शन। क्या होगा आपका, फिटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी। यहीं पर एक फोर्थ रिएक्शन में और आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें। फोर्थ रिएक्शन में आपको और बता दे रहा हूं, वो होती है आपकी बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, देखिए बुर्ज रिएक्शन अलग है, फिटिंग रिएक्शन अलग है, और बुर्ज की फिटिंग रिएक्शन अलग है। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन में आपका क्या होता है, देखो बुर्ज रिएक्शन में एलिफेटिक होते थे, फिटिंग में एरोमेटिक होते थे, और बुर्ज फिटिंग मतलब एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी। जब एक आपका कितना चाहिए, आपको एल्काइल हैलाइड के 2 मोल चाहिए ना यहां पर, तो 1 मोल आप ले लीजिए एलिफेटिक वाला, दूसरा ले लीजिए एरोमेटिक वाला। बुर्ज में आपका क्या आता था, बोलो, बुर्ज में आपका क्या आता था, RX आता था, ठीक है ना, RX आता था। यहां पर क्या आ जाएगा आपका, बोलो, बेंजीन रिंग वाला ये आ जाएगा। मान लो इधर मैंने RCl ले लिया, इधर मैंने RX ले लिया, ये ले लिया हमने, प्लस आपका यहां पर 2 मोल वही आपका Na ले लेंगे, और यहां पर हमने करवा दिया वही ईथर, हमने यहां पर ईथर डाल दिया। तो बनता क्या है आपका, ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेंजीन, एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, और आपका ये NaX, ये आपका समझ में आ गया ना। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक, यहां पर एल्काइल जो आपके एरोमेटिक हैलाइड है वो फिटिंग से आए, और ये बुर्ज से कहां से आ गया आपका, ये आ गया। दोनों को जब मिल दोगे बुर्ज और वो, तो एक ये वाला ले लो जो आप बुर्ज में ले रहे थे। देखो बुर्ज में क्या ले रहे थे, आपका RX ले रहे थे ना, तो ये RX हमने ले लिया इसका। फिटिंग में क्या ले रहे थे, एरोमेटिक वाला ले रहे थे, तो बुर्ज और फिटिंग दोनों को मिक्स कर दिया है ना, तो यहां पर बुर्ज फिटिंग रिएक्शन आपकी हो जाती है, और चीजें सारी की सारी वही रहती हैं आपकी। एक एरोमेटिक हो जाएगा, एक एलिफेटिक हो जाएगा। ये आपका एलिफेटिक है और ये आपका क्या है, एरोमेटिक है। तो ये याद रखना, ठीक है ना। तो आपका ये एल्काइल बेंजीन यहां पर बनने ये चीज याद रखना। तो आपको याद हुआ, ठीक है ना। तो आपका मैंने 4 रिएक्शन आपको अभी तक बता दी, आपकी नेमिंग रिएक्शन। 5वीं रिएक्शन पर चलते हैं। आपका वो 5th रिएक्शन जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है यहां पर, वो 5th रिएक्शन आपकी होती है कोरे हाउस सिंथेसिस। मैं आपको बताने जा रहा हूं अब कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या लेते हो आप, एल्काइल हैलाइड ही लेते हो, ठीक है ना। यहां पर भी आपका एल्काइल हैलाइड भी होता है, लेकिन ये जो एल्काइल हैलाइड होता है आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, और इस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शन हम करवाते हैं वो करवाते हैं आपका R2CuLi के साथ, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट के साथ करवाते हैं। और यहां पर बनता क्या है, ये आपकी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आपका यहां पर R मतलब एक R कहां से आया, इससे गिलमेंस रिएजेंट से। इसको बोला जाता है आपका क्या, गिलमेंस रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, गिलमेंस, जी रिएजेंट। मैं आपका पूरा नहीं लिख रहा हूं, याद होगा आपको। इसको बोला जाता है गिलमेंस रिएजेंट, ठीक है ना। तो गिलमेंस रिएजेंट की रिएक्शन जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो आपका R बनता है यहां पर। ये भी आपकी एल्केनी है, लेकिन यहां खास बात क्या है, ये आपकी अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है और ये आपकी सिमेट्रिकल भी हो सकती है। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार की एल्केन हो सकती है। अब यहां पर मैकेनिज्म कैसी हो रही है, तो SN2 मैकेनिज्म होती है। इस चीज का याद रखना। एक पॉइंट और याद रखना कि आप 2 डिग्री और 3 डिग्री यहां पर नहीं लोगे। इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री यहां पर एलिमिनेशन हो जाता है। और हमेशा याद रखना, जब भी आपका एलिमिनेशन होगा, जब भी आपका एलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन आपकी
एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आपकी फिफ्थ रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बातें खत्म हो गई। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही आपको पढ़ना है इस समय पर। मैं आपको कई बार रिवाइज करवाऊंगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में अभी टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 5 बजे करेंगे। कल 5 बजे आपको क्वेश्चन करवाएंगे। थोड़ा पानी पी लें, ठीक है ना? यहां पर थोड़ा पानी पी लें। देखें कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है। कमेंट बॉक्स में बातें नहीं, ठीक है ना? थोड़ा रिवाइज करो, पढ़ लो। पढ़ लो भैया, पढ़ लो। 5 रिएक्शन हो चुकी हैं आपकी, जो नेमिंग रिएक्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पर आपकी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है? छुट्टी नहीं हुई है अभी। आधे घंटा दे दीजिए, 40 मिनट। 40 मिनट में सारी नेमिंग रिएक्शन खत्म। बस 14 मिनट, 14 नहीं 40 मिनट। 14 में तो 15 मिनट में तो कुछ नहीं होगा। 40 मिनट दीजिए, 40 मिनट दीजिए, खत्म हो जाएगा। बेंजोइक एसिड में लगता है केवल, बेंजोइक एसिड में लगेगा, और एनिलीन में लगता है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना? बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट में बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ जाती है, और एनिलीन में आपका अगर ऑर्थो इफेक्ट काम करता है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है? ये याद रखना। खाना पीना खाकर बैठे हो ना आप लोग? तो घर में हो, हम तो दिखाई दे रहे, हम तो खा भी नहीं सकते है? आप लोग तो इधर रख लो और खाते भी जाओ, अपना दूसरा काम निपटाते जाया करो, ठीक है ना? इस समय पर खाना, सोना और ये आपका वो है, सब चीज जो है वो थोड़ा सा जितना भी करते हो उतना कम करो। मतलब 6 से 7 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कुछ लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे सोते हैं, तब जाकर उनका थोड़ा दिमाग चलना शुरू करता है। तो इस समय पर 10 घंटे वाली नींद, 9 घंटे वाली, 8 घंटे वाली नींद त्याग दो, ठीक है ना? 6 से 7 घंटे तक सोना है, जो है वो आपका एक बार की नींद लेनी है, और बाकी सारा का सारा समय आपका पढ़ाई पर जाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। अब क्लास खत्म करके ही खाएंगे। चलो आ जाओ, चलते हैं आपकी रिएक्शन नंबर 6 पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन नंबर 6 जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है, और वो रिएक्शन आपकी होती है क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना? क्लेमेंशन, देखिए स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो जाए तो मुझे ज्यादा अभी वो मत करना, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन आपको करवाने पर ध्यान दे रहा हूं, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा एडजस्ट यहां पर कर लेना। क्लेमेंशन रिडक्शन ये किसके लिए होते हैं? केवल और केवल कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होते हैं। होता क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड आपका सी डबल बॉन्ड हो, ये इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं यहां पर किसके साथ? यहां पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम के साथ, ZnHg के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। होता क्या है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड करता है, और दो हाइड्रोजन इसको मिल जाते हैं, बन जाता है आपका एल्केन। क्या बन जाता है आपका? एल्केन की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। सेम इसी के जैसी एक और रिएक्शन आपकी होती है, जिसको वो भी आपकी क्या है? नेमिंग रिएक्शन है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन यहां पर आता है, इसी के जैसी होती है दूसरी, वोल्फ किस्नर रिडक्शन बोलो या रिएक्शन बोलो। यहां पर भी क्या होता है? ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड ही देते हैं, ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड ही देते हैं। यहां पर रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? यहां 2 चीजें लेते हैं। यहां जो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं वो हाइड्राजीन के साथ करवाते हैं, NH2H4 के साथ करवाता है हाइड्राजीन, और सेकंड स्टेप में आपका सोडियम एल्कोक्साइड
ये आपका जाकर अटैक करता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका हाइड्रोजीन अटैक करता है और सेकंड स्टेप में आपका जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। तो हाइड्रोजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड, यहां पर भी वही काम होता है। यहां से ये बॉन्ड हटेगा, दो हाइड्रोजन इसको मिल जाते हैं और आपकी यहां पर भी एल्केन की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एल्केन की। यहां पर याद रखना कि कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको एल्केन बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाना है, तो इन दोनों रिएक्शन का हम यूज करते हैं। लेकिन ये वाला एसिड सेंसिटिव होती है। क्या होती है आपका? एसिड सेंसिटिव। ये वाली रिएक्शन होती है आपकी एसिड सेंसिटिव। ये वाली क्या कहलाती है? एसिड सेंसिटिव होती है। अच्छा, ये वाली बात हम क्वेश्चन के दौरान ही आपको बता देंगे, फिलहाल ये मत रखिए याद, ठीक है ना। अभी ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि एसिड सेंसिटिव का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हो गई यहां पर। तो 7 रिएक्शन मैंने अभी आपको नेमिंग रिएक्शन करवा दी, बस यही चीजें आपको याद रखनी है, इतनी ही एक एक पॉइंट में। चलते हैं आपकी रिएक्शन नंबर 8 पर। रिएक्शन नंबर 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 8 आपकी होती है, और वो होती है आपकी कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होती है आपकी? कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में आप किसी के लिए भी करवा सकते हैं, ये आपकी किसी के लिए भी करवा सकते हैं आप, मतलब हाइड्रोकार्बन फॉर एल्केन के लिए भी करवा सकते हैं, एल्केन के लिए भी वो होती है, एल्कीन के लिए भी होती है, और एल्काइन के लिए भी आपकी ये होती है। तीनों के लिए आपकी ये होती है, ठीक है ना। इसमें आप लेते क्या हैं? इसमें आपका लिया जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहां पर लेते हैं। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ये आपका सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। अगर आपने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने लिया है, और इसकी अगर आपने क्या करवा दी? इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी, तो इलेक्ट्रोलिसिस जब इसकी होगी तो ये टूट जाएगा RCOO किसमें? आपका माइनस में, प्लस आपका टूट जाएगा Na प्लस में। तो अब क्या होता है? ये जो RCOO माइनस है, ये आपका क्या हो गया? एनायन, और A फॉर एनायन, A फॉर कहां पर जाता है? आपका एनोड पर जाता है। जब ये एनोड पर जाएगा तो ये जो R है आपका, ये R ग्रुप अपने जैसे R ग्रुप के साथ मिलकर यहां पर क्या कर लेता है? R की फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। प्लस यहां पर CO2 गैस यहां पर एनोड पर रिलीज होती है। अगर CO2 गैस रिलीज हो गई तो एक कार्बन कम की, ये जो एल्केन आपको मिलती है, वो एक कार्बन कम की एल्केन यहां पर मिलती है। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये जो COO माइनस है, ये आपका एनोड पर CO2 के रूप में रिलीज हो जाता है। बाकी ये जो है कैटायन, और आपका C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड पर जाता है। जब ये कैथोड पर जाएगा तो कैथोड पर जाकर पहले तो आपका NaOH बनाता है, प्लस आपका क्या बनाता है? यहां पर ये हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि बताइए NaOH की फॉर्मेशन हो रही है, तो बताइए पीएच ऑफ बर्तन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो ये बेस होता है, और बेस की पीएच ज्यादा होती है तो पीएच हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है ना। जब भी कोलवेज रिएक्शन होती है तो पीएच क्या करती है? आपकी रिएक्शन की बर्तन की पीएच जो होती है वो आपकी हमेशा बढ़ती है। यहां पर एक चीज और याद रखना, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होती है? आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इस चीज को आप यहां पर याद रखेंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला आपका कि सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप ले रहे हो तो क्या बनेगा? तो आपका एल्केन बनेगा, एक कार्बन कम की एल्केन बनती है। बताइए CO2 कहां पर रिलीज होगी? तो आपको बताना है CO2 आपकी एनोड पर आती है, कैथोड पर कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और क्या बनेगा? NaOH। पीएच बढ़ेगी या कम होगी? तो पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या करती है? आपकी इंक्रीज करती है। पीएच जो भी आपका बर्तन होगा वो पीएच क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। इस चीज को याद रखेंगे। पहले हमने एल्केन बना लिया, अगर दूसरा आपको क्या बनाना है? यहां पर एल्कीन बनाना है, तो आप यहां पर क्या लोगे? आप यहां पर लोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ बाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आप ये ले सकते हो। यहां पर ये ले लोगे आप,
ये आप ले लोगे, ठीक है ना। अब इसकी भी आप क्या करवा दोगे, इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी भी आप क्या करवा दोगे, इलेक्ट्रोलिसिस। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो यहां से ये चीज CO2 और ये चीज भी CO2, तो प्लस आपका CO2 तो बनेगा ही, और जैसे ही यहां से ये निकलेगा, यहां इस वाले कार्बन का भी एक हाथ खाली, इसका भी एक हाथ खाली, तो ये एल्कीन बनकर तैयार हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका CO2 प्लस आपका वही हाइड्रोजन गैस और प्लस आपका NaOH, ठीक है ना। तो वही आपका सारी चीजें बनती है जो आपकी एल्केन में अभी बन रही थी। ये कहां पर निकलेगी, ये आपकी एनोड पर, ये कहां पर, कैथोड पर, और pH ऑफ सॉल्यूशन यहां पर भी इंक्रीज करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरा, अगर एल्काइन बनाना है तो एल्काइन बनाने के लिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन अब सैचुरेटेड नहीं, अब आपको अनसैचुरेटेड, मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब पहले से उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसा आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। अब इसकी आप क्या करवा दोगे, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दोगे तो ऑलरेडी यहां पर दो डबल बॉन्ड है, और ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, तो CO2 तो आपकी रिलीज होगी, ठीक है ना, CO2 तो आपकी होगी। साथ ही ये जब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो इन दोनों कार्बन का एक एक हाथ खाली होगा, ये दोनों आपस में गुट्टरगू कर लेंगे, और इस तरीके से आपकी ये हो गई क्या, एल्कीन, ये हो गई एल्कीन, और ये क्या बन जाएगा आपका, बोलो, ये बन जाएगा आपका एल्काइन। CO2 निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई, प्लस आपका NaOH भी यहां पर बन जाएगा। अब आप कहोगे सर जल्दी से लिख कर लाते तो थोड़ा और जल्दी हो जाता, लिख कर क्यों करा रहे हो। अरे मैं लिख रहा हूं तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑलरेडी चीजें जब लिखी हुई होती हैं तो क्या होता है, आधी चीज आप देख पाते हो, आधी चीज नहीं देख पाते। अभी इस समय पर मैं जो लिख रहा हूं वही मैं बोल रहा हूं, तो आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, और अगर मेरे साथ लिख रहे होगे तो लिख भी रहे होगे, तो तीन काम आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी तीन इंद्रियां जो होती हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां, वो काम कर रही हैं। आप तीनों तरफ से सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो और लिख भी रहे हो, दिमाग भी आपका काम कर रहा है, तो ज्यादा चीजें आपके अंदर जा रही हैं। और ये सारी चीजें जो अब हो रही हैं यहां पर, वो PDF के रूप में जब आपको मिलेंगी तो आप अच्छे तरीके से एक एक चीज को देख पाओगे, ठीक है ना। चलो ये सारी बातें आपकी हो गई, ठीक है ना। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। तो कोलवेज को हमने निपटा दिया। देखिए एक है आपकी कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या थी आपकी, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस थी, ठीक है ना। एक होती है कोलवेज रिएक्शन। तो मैं अब आपको यहीं पर कोलवेज रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। ये कौन सा था, रिएक्शन नंबर 8 था ना रिएक्शन नंबर 8 था। अब हम रिएक्शन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। रिएक्शन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कोलवेज रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कोलवेज रिएक्शन क्या होती है मैं इसके बारे में आपको बता दूं, जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। IIT में कई बार पूछा गया है, बीच बीच में कोलवेज रिएक्शन आ जाती है और बच्चों को परेशान करने लगती है, ठीक है ना। तो कोलवेज रिएक्शन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कुछ बातें। कोलवेज रिएक्शन कहां गई भाई, कोलवेज रिएक्शन यहीं पर लिखवा देंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा आपका। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, ऐसे ही बता देते हैं। मिल नहीं रही है, अगर मिल जाती तो एक दो क्वेश्चन के थ्रू बता देते, वरना ऐसे ही करवा देना, ठीक है। क्वेश्चन तो आपका जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तभी करवा देंगे। आखिरकार होता क्या है, कोलवेज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कोलवेज रिएक्शन में हम आपका फिनॉल लेते हैं, और फिनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, फिनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं यहां पर CO2 के साथ, CO2 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है ना। प्लस आपका वाटर भी वहां पर होता है, हाइड्रोलिसिस भी करवा देते हैं। तो बनता क्या है आपका, ये बन जाता है, ध्यान से देखना, ये आपका बन जाता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड भी बन जाता है, ठीक है ना। और क्या बनता है आपका, पैरा वाला भी बनता है, ये ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड आपका ये पैरा वाला भी बनता है, ये वाला भी बनेगा आपका, ये वाला भी बनेगा, ये वाला भी बनेगा। पूछा जाता है बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ठीक है ना, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा।
तो आप बता दो, हम क्या बताएं। यहां जरा देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इतना ज्यादा मेजर हो जाता है कि ये वाला किताबों में दिखाया ही नहीं जाता, केवल यही दिखाया जाता है कि यही बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग यहां पर, ठीक है ना। आ जाओ, नीट के बाद कह रहा है कोई पबजी खेलेंगे। पबजी मत छोड़ो, ठीक है। नीट के बाद तो इतनी ज्यादा खुशी हो जाएगी कि पबजी को उठाकर फेंक दोगे। बार बार जो आपका आएगा ना रिजल्ट, उसी को लेकर घूमोगे। आप मेरा सिलेक्शन हो गया, वहां कहा नीट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर कहा पबजी की याद आती है, ठीक है ना। याद रखेंगे। तो कोलवेज रिएक्शन आपकी हो गई, ठीक है ना। इसके बाद आपकी एक और रिएक्शन आती है आपकी, वो होती है आपकी बेकर सिंथेसिस। बेकर सिंथेसिस जो आपको याद रखनी है। बेकर सिंथेसिस में क्या होता है, देखिए बेकर सिंथेसिस में आपका हम क्या लेते हैं, बेकर सिंथेसिस में हम एल्कीन लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास क्या होती है, एल्कीन, और एल्कीन की रिएक्शन हम करवाते हैं PdCl2 के साथ। और ये PdCl2 कैसा होता है, आपका एक्वस होता है। एक्वस पैलेडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, एक्वस पैलेडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 के साथ करवाते हैं। बनता क्या है यहां पर, आपका कार्बोनिल कंपाउंड आपका बनता है। क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड, प्लस और क्या बनता है आपका HCl बनता है, ठीक है ना। और HCl आपका बनता है, और भी कुछ बनता होगा, हमको उससे मतलब है। यहां पर अभी आपका कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ये चीज याद रखना। तो मैं आपका HCl यहां से हटा दे रहा हूं। ये दो चीजें आपकी यहां पर बनती हैं। अब बात आती है कि कौन सा क्या बनेगा। तो देखिए, अगर आपने एल्कीन यहां पर ये ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा आपका ये बनेगा CH3CHO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, ओ सॉरी एसिटल्डिहाइड आपका बनेगा, ठीक है ना। अगर इसके अलावा कोई अदर एल्कीन आप लेते हो, अदर एल्कीन अगर आप यहां पर लेते हो, तो आपका हमेशा क्या बनती है, एल्डिहाइड नहीं, फिर आपका यहां पर कीटोन बनता है। ध्यान रखना, अगर आपने इथिलीन ली है तो यहां पर आपका क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपने ये नहीं लिया है तो क्या बनेगा, आपका कीटोन बनेगा। तब आपका कीटोन बनेगा कोई अदर एल्कीन अगर आपके पास होती है तो, ठीक है ना। समझ गए। तो ये सारी बातें आपकी बेकर सिंथेसिस में हो गई। बेकर सिंथेसिस में हम क्या कहते हैं, आपका एल्कीन लेते हैं, एल्कीन प्लस आपका पैलेडियम क्लोराइड, एक्वस पैलेडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, कार्बोनिल कंपाउंड आपका बनता है। कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, तो उसके लिए हमने बता दिया, अगर आपने एल्कीन ली है तो आपका क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। अगर 2 कार्बन की एल्कीन आपने ले रखी है तो। इसके अलावा अगर कोई दूसरी एल्कीन ली है तो आपका क्या बनता है, यहां पर कीटोन बनता है। ये आपका हो गया। तो अब चलते हैं हम रिएक्शन नंबर 10 पर। रिएक्शन नंबर 10 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन नंबर 10 तो हो गई, रिएक्शन नंबर 11 पर चलते हैं, ठीक है ना। ये आपकी 11 नंबर, रिएक्शन नंबर 11 कहां है आपकी, आ जाओ, कहां गई भाई, रिएक्शन नंबर 11 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, तो रिएक्शन नंबर 11 आ जाती है आपकी यहां पर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपके लिए यहां पर करवा रहा हूं इस समय पर। वो है आपके यहां पर फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। मैं नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग यहां पर पढ़ लेना, क्योंकि मेरी जुबान इस पर पलटती नहीं है। फिर आप कहोगे सर तुतला रहे हैं ना, सर तो अटक गए ना, तो मैं यहां पर बोलूंगा ही नहीं इसको। ठीक है ना, इसको पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ये आपकी होती है एफकेस्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। एफके रिएक्शन ऐसे में हम कह दे रहे हैं, ठीक है। फिंक्लेस्टीन, हाँ अब सही है, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन, ठीक है, वरना अटक जाएंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो। यहां पर मैं जल्दी नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये आपका यहां पर आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है जरा ध्यान रखना, यहां पर हम एल्काइल क्लोराइड हमारे पास होता है और यहां पर हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड होता है, ठीक है ना। एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, दो चीजें हमारे पास होती हैं। ये कराते किसके लिए हैं, ये कराते हैं फॉर आइडो एल्केन के लिए। इसमें आपकी आइडो एल्केन की फॉर्मेशन होती है, आइडो एल्केन, आइडो एल्केन की यहां पर फॉर्मेशन होती है। जब यहां पर RCl और RBr की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, यहां पर NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन।
जब हम NaI की रिएक्शन करवाते हैं RCl और RBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बनता है आपका RI बनता है, प्लस आपका और क्या बनता है आपका, प्लस आपका बनता है यहां पर NaCl और आपका NaBr। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो NaCl और NaBr होते हैं वो क्या करते हैं, ये आपके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ये आपके पीपीटी हो जाते हैं, ठीक है ना, ये आपके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। अगर ये प्रेसिपिटेट बना रहे हैं तो ये जैसे ही बनेगा प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जैसे ही बनेगा प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ये रिएक्शन आगे बढ़ी प्रेसिपिटेट कर गया, और जैसे ही यहां से ये प्रेसिपिटेट किया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहां से हट गया ना, सॉलिड हो गया ना, और जैसे ही प्रोडक्ट यहां से हटेगा तो आप बताइए, यहां पर अगर आपने पढ़ा है ली चार्टले प्रिंसिपल कि अगर मैं प्रोडक्ट को यहां से हटाता जाऊंगा तो रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी, अगर मैं यहां पर इसकी रिएक्शन को, इसकी कंसंट्रेशन को कम करूंगा तो ये रिएक्शन क्या चाहेगी, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना। जब रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने लगेगी। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो आपका एल्काइल आयोडाइड बनता जाएगा। समझ गए यहां पर? तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। इसी की तरह दूसरी रिएक्शन जो होती है आपकी शॉर्ट रिएक्शन आपकी होती है, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन नंबर 12 यहां पर आ जाती है, वो होती है आपकी शॉर्ट रिएक्शन, ये आपकी होती है। अब इसमें हम ये किसके लिए करवाते हैं, ये करवाते हैं आपकी ये करवाते हैं हम फॉर आपका फ्लोरोएल्केन, यानी कि फ्लोरोएल्केन RF के लिए। ये किसके लिए थी, RI के लिए, आयोडोएल्केन के लिए, ये RF के लिए होती है, फ्लोरोएल्केन के लिए। अब ये कैसे बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करते हैं RCl और RBr की रिएक्शन यहां पर हम करवाते हैं AgF इन प्रेजेंस ऑफ HgF2 के साथ, AgF के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HTF2। बनता क्या है आपका RF बन जाता है, और क्या बनेगा आपका, और प्लस आपका यहां पर बन जाता है RF बन जाता है। अब इसके लिए आप कहोगे ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ती है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, हुआ क्या जरा देखो, क्लोरीन हटा और अगर RCl लिया है तो क्लोरीन हटेगा, फ्लोरीन आकर लग जाएगा, अगर RBr लिया है तो ब्रोमीन हटेगा और फ्लोरीन आकर लग जाएगा। तो होता क्या है, ये जो आपका कार्बन फ्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है आपका, किससे, आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड और कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड, मतलब यहां पर एक स्ट्रांग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। ये आपका मोर स्ट्रॉन्गर है, अगर ये मोस्ट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, तो ये जल्दी बनना चाहेगा क्योंकि कंपाउंड स्टेबल हो रहा है, तो ये आगे इस वजह से आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती रहती है। क्लोरीन हटता जाता है, ब्रोमीन हटता जाता है, फ्लोरीन जाकर लगता जाता है। तो RF और RCl के बीच का जो बॉन्ड होता है उसकी तुलना में CF का जो बॉन्ड होता है वो CCl और CBr की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इस वजह से आपको यहां पर ये चीज याद रखनी है कि ये रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड करती है। मोर स्टेबल और लेस स्टेबल इस तरीके से लिख लीजिए, ये आपका मोर स्टेबल बॉन्ड होता है, ये आपका लेस स्टेबल होता है। मेरे पीछे छुप गया होगा कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको ये मिलेगी आपको PDF तो आपको उसमें लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी दो रिएक्शन मैंने आपको बता दी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आने जा रही है आपके सामने एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 13, जिसको बोला जाता है हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या बोला जाता है यहां पर, हुन्स-डीकर रिएक्शन आपका बोला जाता है। हुन्स-डीकर रिएक्शन ये हम किसके लिए करवाते हैं, आपका यहां पर लेते क्या है, सबसे पहले तो आ जाइए यहां पर हुन्स-डीकर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन में हम लेते हैं यहां पर सिल्वर सॉल्ट। क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर लिया जाता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो होता है, लेकिन कौन सा होता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहां पर लेते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये होता है आपका RCOO, यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब H को हटाकर Ag लगा दिया तो ये हो जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका हो जाएगा, ठीक है ना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर ही हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, हेलोजन के साथ।
किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपकी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपकी यहां पर होती है। अब बनता क्या है यहां पर? बनता है यहां पर पहला तो आपका RX की फॉर्मेशन हो जाती है एल्काइल हैलाइड की, और CO2 यहां से रिलीज होती है, प्लस आपका AgX यहां पर बनता है। ये दो चीजें हैं। अगर आपने इस हैलोजन में अगर आपने यहां पर क्लोरीन ली है तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। अगर आपने यहां पर हैलोजन की जगह पर ब्रोमीन ली है तो ये क्या बन जाएगा? आपका RBr यहां पर बन जाएगा। अब यहां पर Ri जो है, Ri की केस में ये चीज नहीं होती। Ri की केस में आपका क्या होता है? यहां तो आपका RX बन रहा है, एल्काइल हैलाइड बन रहा है, लेकिन इसी रिएक्शन में अगर आप यहां पर ये ले लेते हो RCOOAg के साथ, अगर यहां पर आप आयोडीन ले लेते हो तो यहां पर ये सारी चीजें करने पर आपका क्या बनता है? आपका बनेगा वही AgI आपका बनेगा, प्लस आपका यहां पर Ri बनता है। ठीक है ना? ये जो Ri है ये शांत नहीं बैठता, ये Ri क्या करता है? फर्दर जाकर आपका प्लस यहां पर भी CO2 आपकी रिलीज होती है। ठीक है ना? फर्दर जाकर ये Ri इसके साथ अटैक कर लेता है आपका RCOOAg, इस सिल्वर सॉल्ट पर फिर से ये जाकर Ri जो है वो आपका रिएक्ट करने लगता है। जैसे यहां पर Ri इसके पास जाएगा तुरंत यहां से क्या होता है? देखो यहां पर ये जो Ag है यहां से आयोडीन को लेकर निकल जाएगा। जैसे ही आयोडीन को लेकर निकलेगा ये जो R है यहां पर जाकर अटैक करेगा, और जहां पर जाकर जैसे ही अटैक करेगा तुरंत आपके सामने क्या बन जाएगा? RCOOR। मतलब यहां पर आपका ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये चीज याद रखना। ऊपर तो अगर आप यहां पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हैलोजन की रिएक्शन करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ, तो आपका एल्काइल हैलाइड बन रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड आपका बन रहा है। लेकिन अगर आपने आयोडीन की रिएक्शन करवा ली तो एल्काइल आयोडाइड नहीं, यहां पर आपका जो लास्ट वाला प्रोडक्ट होगा वो कौन सा बनेगा? आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या होगा? यहां पर ईस्टर होगा। फाइनल प्रोडक्ट विल बी ईस्टर। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है? फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? यहां पर ईस्टर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है? चलो नेक्स्ट जो रिएक्शन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कौन सी थी? हमारी रिएक्शन नंबर 13। अब हम चल रहे हैं यहां पर रिएक्शन नंबर 14 पर। रिएक्शन नंबर 14 पर हम चल रहे हैं। रिएक्शन नंबर 13 के बाद रिएक्शन नंबर 14 आ जाइए। रिएक्शन नंबर 14 पर, रिएक्शन नंबर 14 पर, रिएक्शन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए हो जाती है। वो है आपकी रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 14 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो रीमन टीमन रिएक्शन क्या है आपका, हम बता दे रहे हैं। रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन। जो लोग छुट्टी बोल रहे हैं वो लोग जा सकते हैं। आपको हम क्या छुट्टी देंगे? आप तो स्वतंत्र लोग, मैंने कुछ अपना बैठाला थोड़ी है। मेरा जो टारगेट है मैं जितना कंप्लीट करवाना चाहता हूं उतना कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आपकी मेहनत नहीं कर सकते तो आप समझ जाइए कैसे डॉक्टर लगाओगे अपने नाम के आगे। ठीक है ना? अगर ये मेहनत नहीं कर सकते, पूरी साल तो नहीं हुई, अभी जो है पूरा 2-4 जो है वो आपका 1-1.5 पूरा 1 महीना मान लीजिए, 2-4 हफ्ते क्या पूरा 1-1.5 महीने आपका क्या चला, नीट पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो उसमें आपका समय चला गया। समझ में आ गया ना? तो ये चीज कर लो, एक जगह ही करवा दे रहे हैं। ये फायदा कब करेगा आपका? जब एग्जाम से 1 दिन पहले आपको याद करनी होंगी सारी नेमिंग रिएक्शन, एक जगह मिल जाएं जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। तो इस जो है वीडियो को सेव करके रखना अपनी प्लेलिस्ट में, जिससे कि आप इसी को इंटू 2 की स्पीड पर करके क्या देख सको, बार बार देख सको, इसको 2-3 बार रिवाइज कर सको, जिससे कि सारी रिएक्शन आपकी हो जाए। तो केवल अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आराम से बता रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी इसको देखकर रिवाइज कर लो अपने सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? चलो यहां पर आ जाइए। रीमन टीमन रिएक्शन 2 प्रकार की आपकी होती हैं। पहला मैं आपको करवाऊंगा, पहली जो रिएक्शन होती है इसमें आपकी हम अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है ना? सॉरी, अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ? CHCl3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ आपका NaOH। ठीक है ना? NaOH के साथ करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहां से क्या निकल कर आता है आपका? डाइक्लोरोकार्बीन। यह आपका निकल कर आता है डाइक्लोरोकार्बीन।
एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पर निकल कर आता है, ये जाकर यहां पर अटैक करेगा और बन जाता है आपका ये CHO, यहां पर आकर लग जाता है, ये आपका सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। अब आप बताएंगे यहां पर क्या ऑर्थो वाला ही बनेगा क्या पैरा वाला भी बनेगा? पैरा वाला भी बनेगा, लेकिन ऑर्थो वाला मेजर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका देख रहे हो आप, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है। वहीं दूसरी रीमन टीमन रिएक्शन ये होती है, इसमें भी हम फिनॉल की रिएक्शन आपकी किसके साथ करवाते हैं, यहां पर थोड़ा सा बदल जाता है। यहां पर मैंने क्लोरोफॉर्म लिया था इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है ना, लेकिन अब दूसरे वाले में मैं क्या लूंगा, यहां पर CCl4 लेता हूं, पायरीन ले लेते हैं, CCl4 यहां पर ले लेते हैं पायरीन। जब हम यहां पर फिनॉल की रिएक्शन पायरीन के साथ करवाते हैं, CCl4 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या होता है, यहां पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका बनता है वो बनता है आपका CCl3+। क्या बनता है आपका? CCl3+ बनता है। और यहां पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो सैलिसल्डिहाइड नहीं बनता, वो सैलिसिलिक एसिड बनता है। यहां पर आपका क्या आकर लगेगा, अब ये लगेगा COOH। आप समझ गए होंगे कि ये वाला ही मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर भी आपका क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड आपका बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कहीं कहीं पर क्या होगा, NaOH की जगह पर आपका यहां पर और क्या ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं। NaOH की जगह पर यहां पर क्या ले सकते हैं, KOH आपका ले सकते हैं। अब यहां पर KOH और NaOH का आपसे काम भी पूछा जाता है, तो दो काम यहां पर करते हैं, ये दो काम करते हैं। पहला काम क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट को पैदा कराना, ठीक है ना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट को क्या करते हैं, पैदा कराते हैं, मतलब जनरेट कराते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवाते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवाते हैं। तो ये चीज याद रखना, ये दो काम इसके यहां पर हो जाते हैं, तो ये रीमन टीमन रिएक्शन आपकी यहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर रीमन टीमन रिएक्शन आपकी खत्म हो जाती है। अच्छा, एक मैंने बुर्ज रिएक्शन में आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन वहां पर नहीं बताई है, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन कुछ नहीं होता आपका। बुर्ज रिएक्शन अगर आपने पढ़ ली तो बुर्ज रिएक्शन में आप क्या करोगे, बुर्ज रिएक्शन में वहां पर सोडियम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम जिंक ले लेते हैं, ठीक है ना, वो कभी आपको फिर बता देंगे। तो ये आपकी रीमन टीमन रिएक्शन यहां पर खत्म हो गई। रीमन टीमन रिएक्शन मैंने आपको यहां पर करवा दी। फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, रीमन टीमन हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। रिएक्शन नंबर 15 के बारे में अब मैं आपसे बात करता हूं। रिएक्शन नंबर 15 के बारे में, रिएक्शन नंबर 15, और रिएक्शन नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन किसके लिए होती है आपकी, ओनली फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए आपकी होती है, ठीक है ना। इसमें हम करते क्या हैं, रोजनमुंड में हम क्या करते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन में हम एसिड का क्लोराइड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O C ऑल, अभी और रिएक्शन है, अभी बस स्टार्टिंग है, अभी तो बस लिखते जाइए। रोजनमुंड रिएक्शन की रिएक्शन हम करवाते हैं, रोजनमुंड में हम क्या करते हैं, यहां पर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं लिंडनार कैटलिस्ट के साथ, पैलेडियम BaSO4, ठीक है ना, पैलेडियम BaSO4 के साथ करवाते हैं, लिंडनार कैटलिस्ट होता है। और यहां पर ये क्या होता है, यहां से RCl चेंज हो जाता है RCHO में, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है। क्या हो जाता है आपका, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये एल्डिहाइड के लिए ही आपका बस होता है। नेक्स्ट जो होता है आपका 16 रिएक्शन, वो होती है आपकी स्टीफेंस रिएक्शन। क्या होती है, स्टीफेंस, स्टीफेंस रिएक्शन आपकी होती है। इसमें भी आपका क्या होता है, एल्डिहाइड ही आपका बनता है, इसमें भी आपका एल्डिहाइड ही बनता है। इसमें हम क्या लेते हैं, RCN की रिएक्शन करवाते हैं, RCN की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, RCN की रिएक्शन करवाते हैं पहला आपका SnCl2 के साथ, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है ना। और बाद में जो फिर से अटैक करता है इसका हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम,
जब ये आप करते हो तो यहां पर भी आपका RCHO बनकर तैयार हो जाता है। एक चीज याद रखना, ये डायरेक्ट RCHO नहीं बनता, यहां पर पहले रास्ते में आपकी इमीन बनती है, ये बनती है आपकी, ये बनती है इमीन, और फिर बाद में जाकर ये फर्स्ट स्टेप में होगा, ये सेकंड स्टेप में फिर जाकर आपका एल्डिहाइड यहां पर बन जाता है, इसको बोलेंगे हम इमीन। ये आपका यहां पर बनता है, ठीक है ना। CN कन्वर्ट किस में हो जाता है आपका, CHO में हो जाता है। ये आपकी रिएक्शन होती है स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। ये ओनली फॉर एल्डिहाइड आपका होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चलते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन चल रही है, तो मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन ही आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड की रिएक्शन ही मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है 17, रिएक्शन नंबर 17 आपकी जो आती है वो है आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 17, गटर मत बोल देना, ठीक है ना, गटर, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। यहां पर क्या होता है आपका, बेंजीन लेते हैं हम और बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और आपका क्या लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, मतलब लुईस एसिड। होता क्या है आपका, ये बनकर तैयार हो जाता है, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन आपका हो जाता है, ये आपका हो गया। अब चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 18, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है आपका, अभी मैं जितना बता रहा हूं, अभी तो ये रिएक्शन कई बार आएंगी ना, तो चिंता नहीं करनी, बस दिमाग में कैसे करके ये घुस जाए। अभी तो हमारा बस इतना ही तरीका, वो है हमारा मकसद, क्या है आपका, कि कैसे करके आपका ये घुस जाए आपके दिमाग में। तो एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो एल्डोल और कैनिजारो में आपको याद रखनी है, ठीक है ना। वो पहली बात एल्डोल में क्या याद रखनी है कि एल्डोल में आपका ये कहां पर होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, ये आपका उन वो कार्बोनिल कंपाउंड इन एल्डोल को देते हैं, उनको वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल को देते हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। पॉइंट नंबर 2, यहां पर हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट आपका NaOH लेते हैं, डाइल्यूट NaOH यहां पर लेते हैं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में यहां पर हम इसको करवाते हैं। डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट एल्कली, आप यहां पर ये भी ले सकते हो BaOH का होल ट्वाइस, आप NaOH भी ले सकते हो, BaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हो, डाइल्यूट एल्कली लेते हैं। होता क्या है, कोई भी एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसके 2 मोल, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर CH3C डबल बॉन्ड OH ये मेरे पास है, तो हम इसके 2 मोल की रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो होता क्या है आपका, यहां पर क्या बनता है, ये कंपाउंड आपका बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3CH, रुकिए, ये बन जाएगा आपका CH3COH H, और यहां पर आपका आएगा CH2CHO, ठीक है ना, ये आपका बन गया। अब ये होता क्या है, मैं आपको अभी 2 मिनट में याद करवा दूंगा इसको। ये बनता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब आप कहोगे बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, देखो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा पोजीशन पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब कितने कार्बन का बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, तो आपको वो पता चल जाएगा प्रोडक्ट से। आपने प्रोडक्ट कितने कार्बन का ले रखा है, आपने देखो 2 कार्बन का ले रखा, सॉरी रिएक्टेंट से पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट में आपने कितने कार्बन लिए। तो आपने 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन का कंपाउंड आपने लिया था, और 2 कार्बन के कितने जो है वो यूनिट ली थी, 2 यूनिट, तो टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन। तो यहां पर 4 कार्बन का आपका कंपाउंड बनेगा, 4 कार्बन का क्या बन जाएगा, यहां पर
बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड तो आपका ये हो जाएगा CHO, जो भी आपने लिया है वो बन जाएगा CHO, और बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप और लगाना है, तो बीटा पोजीशन पर आपका ये CH2, ये अल्फा हो गया, ये आपका मान लो हो गया बीटा, इस पर आपने OH लगाया, ये आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी है। अभी भी 3 ही कार्बन है, एक कार्बन और बचा होगा तो यहां पर और लगा दो, ये CH3। इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड आपका ये बनकर तैयार हो गया। इसकी खास बात क्या होती है कि जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड चेंज हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है ना, ये मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा रहा हूं। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड चेंज इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका बना बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये बीटा पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्फा बीटा, ये आपका है ना। जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर यहां से डिहाइड्रेशन होगा, ये आपका निकल जाएगा वाटर, और ये बदल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO में। तो देखो आपका ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका बन गया। और ये क्या है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो मैं पूछ रहा हूं वो बात मुझे बता दो। एल्डोल कंडेंसेशन में बताइए 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, जहां बैठे हो वहीं चिल्लाना। पॉइंट नंबर 1 क्या है आपका, पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपका यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन में वो कंपाउंड, वो कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर देंगे एल्डोल कंडेंसेशन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। पॉइंट नंबर 2, डाइल्यूट NaOH लोगे या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लोगे, मतलब डाइल्यूट एल्कली होगा या कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली होगा, तो डाइल्यूट एल्कली लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, कितना क्या बनता है, सबसे पहले बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ होगा, जितने कार्बन रिएक्टेंट में उतने कार्बन का प्रोडक्ट बना दो, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इसको हीट करने पर क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी किसकी, यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन की। नेक्स्ट रिएक्शन पर आपके बढ़ते हैं, ये कौन सी थी, रिएक्शन नंबर 18। अब हम बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 19 की तरफ। रिएक्शन नंबर 19 आपकी आ जाती है यहां पर कैनिजारो। रिएक्शन नंबर 19 यहां पर आ जाती है कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो में आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 कैनिजारो का, कि यहां पर हम क्या लेते हैं, कैनिजारो, C फॉर कैनिजारो, C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं। C फॉर कैनिजारो, C फॉर कांट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। C फॉर कैनिजारो, C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं, या फिर आपका बेसिक मीडियम यहां पर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम लेते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं, हाईली बेसिक। ठीक है ना। और दूसरा C फॉर कैनिजारो, C फॉर कांट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड अब यहां पर हम लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने HC डबल बॉन्ड OH ले लिया, इसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना। इसकी हम कितनी लेंगे, 2 यूनिट, और इनकी रिएक्शन हम किस में करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करवाते हैं। तब होता क्या है आपका यहां पर, देखिए जो आपने यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड लिया है कैनिजारो में, अगर ये 2 पॉइंट आपको याद हैं, अगर आपने रिएक्शन पहचान ली तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ज्यादा आसान है। जितने कार्बन का आपने यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड लिया है,
या जितने कार्बन का कंपाउंड लिया है उतने ही कार्बन का एक एसिड बना दो और उतने ही कार्बन का एक एल्कोहल बना दो। तो यहां पर मैं आपको एक कार्बन का मैंने एल्डिहाइड लिया है तो एक कार्बन का मैं एसिड बना दूंगा। एक कार्बन का एसिड क्या होता है आपका HCOOH ये होता है ना, लेकिन आपको पता है यहां पर सोडियम प्रेजेंट है तो सोडियम यहां पर आकर लग जाएगा, यानी कि यहां पर Na होगा, H की जगह पर क्या हो जाएगा Na, बस इतना याद रखना। दूसरा एल्कोहल, एक कार्बन का एल्कोहल आपका क्या होगा CH3OH। एक कार्बन का आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया तो जितने कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड लिया है प्रोडक्ट बनाने के लिए कैनी जारों में उतने ही कार्बन का एसिड और उतने ही कार्बन का एल्कोहल बना दो, ठीक है ना, बनकर तैयार हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 अब आपको बताना है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बताना है, जरा ध्यान से देखो कौन सा एल्कोहल बनेगा कौन सा एसिड बनेगा। मान लो मैंने ये ले लिया, क्या पहले ये बताओ ये आपका कैनी जारो देगा या नहीं देगा। मैं एक चीज और बता दूं, ये कैनी जारो किसके लिए होती है, ओनली फॉर CHO, एल्डिहाइड के लिए आपकी होती है, ये चीज याद रखना। तो आप बताइए ये कैनी जारो देगा या नहीं देगा। यस, यहां पर ये कैनी जारो देगा, क्या देगा, कैनी जारो रिएक्शन देगा, ठीक है ना, दे सकता है। अब मुझे दिलाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर NaOH डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि मैंने बेसिक मीडियम ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम मैंने यहां पर लिया, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तब यहां पर क्या होगा बताओ, इतने ही कार्बन का, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एसिड, तो यहां पर क्या बनेगा, ये वाला एसिड बन जाएगा COOH बनेगा, लेकिन H की जगह पर Na आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा यहां पर, इतने ही कार्बन का एल्कोहल, तो इतने ही कार्बन का एल्कोहल तो नहीं होता, फिनॉल बनकर तैयार हो जाएगा, सॉरी एल्कोहल बनेगा, फिनॉल नहीं बनेगा, एल्कोहल ही आपका बनेगा, सॉरी, इतने ही कार्बन का एल्कोहल आप बना दो, इतने ही कार्बन का एल्कोहल ये बन जाएगा आपका, यहां पर ये बनकर तैयार हो जाएगा, उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैनी जारो रिएक्शन में आपको यही याद रखना है। अभी ध्यान देना, मैंने आपको क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कैनी जारो नहीं बता रहा हूं, ये पार्ट 2 में आएगा। पहले तो कैनी जारो और एल्डोल तो सीख लो, उसके बाद क्रॉस पर भी चले जाना, उसके बाद क्रॉस पर भी आप चले जाना, ठीक है ना। तो मैंने 20 आपकी रिएक्शन आपको बता दी हैं, अभी आपकी 20 नेमिंग रिएक्शन ये हो चुकी हैं आपकी, ठीक है ना। कुछ और रिएक्शन है, बस 2 मिनट मेरा साथ दो तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको करवा दूं, ठीक है। अब आपका कुछ बचा नहीं इसमें, बस 1-2 रिएक्शन और बची है जो मुझे आपको करवानी है। करवा दें क्या, या बाद में करोगे, 12 बज गए 11 बज गए, तो आपकी जैसी इच्छा। अभी आपकी करीब देखो 4 रिएक्शन ये बची हैं और लगभग 1 2 3 4 5 4 4 4 8, अभी 8 से 10 रिएक्शन आपकी बची हैं, 8 रिएक्शन और बची हैं आपकी, लगभग मान लो 8 रिएक्शन और बची हैं। बोलो 8 रिएक्शन कराने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगा, क्योंकि अच्छी रिएक्शन है। बताओ क्या करें, 20 रिएक्शन कर लो, आज थक गए यार, 8 बजे से देखो 3 घंटे क्लास चल गई, तो इतनी जल्दी ऐसा थोड़ी है कि कल ही एग्जाम है तो आज ही करवाना है, ठीक है ना। अभी एक बार में इतना ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग में भी नहीं जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है, कौन कौन सी बची हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बची है यहां पर आपकी जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है उसकी नेमिंग रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा एमीन में जो आपकी आती हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो आपकी अभी बची हैं, ठीक है ना। देखो सिमिट रिएक्शन बची है, कर्टियस रिएक्शन बची है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड बची है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन यहां पर बची है, और आपकी कौन सी बची है, सैंडमेयर रिएक्शन बची है, एक आपकी गटरमैन रिएक्शन और होती है वो बची है आपकी, वॉल्ज सीमन रिएक्शन बची है आपकी, ये रिएक्शन आपकी अभी भी बची हुई है, ठीक।